लास्ट वीडियो तक हम आपको हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन बताए थे। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आपके चैप्टर के बीचों बीच नहीं दिया हुआ है तो आप अपना पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल खोलकर देखिएगा, उसमें आपका हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में आपका नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन है। म्यूटेशन हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, है ना, आपका डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में। ठीक है, उसमें म्यूटेशन पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें आपको उतना अच्छे से हम समझा नहीं पाएंगे, फिर आधा इधर आधा उधर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपका दो तरह, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और दूसरा होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, नाम से ही पता चलता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर होगा जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है ना। अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम के वजह से अगर आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो वो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होगा, आप सोचिए, मेंडल ने किसके बारे में बताया था, फैक्टर्स के बारे में बताया था। उन फैक्टर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन्स के नाम से जानते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो आपके होंगे, दीज विल बी कंसर्न्ड विथ जीन्स, है ना। जो भी जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक लेवल पे जो भी मेरा डिफेक्ट होगा, दैट विल बी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये आप जान गए। अब मेंडेलियन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट करने के पहले हम एक और टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। अब जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था, तब उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई थी, मतलब किस प्लांट को किसके साथ मेट करना है, कैसे प्लांट को किसके साथ मेट करना है, फिर उनके कैसे ऑफस्प्रिंग हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लिखा। लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ अगर हम ऐसा करें, क्या ये पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ह्यूमन बीइंग्स को सेलेक्टिवली किसी के साथ ब्रीड करा सके, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या किया गया, कोई भी डिजीज जो फैमिली में रन करता है, फैमिली में रन करता है मतलब कैसा डिजीज होगा, ऑब्वियसली हेरिडिटी डिजीज होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से मिल रहा है तभी तो वो उस फैमिली में रन कर रहा है। तो वो फैमिली में अगर कोई डिजीज या कुछ भी अगर रन कर रहा है तो, और अगर वो हेरिडिटरी है ना, जेनेटिक है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री मतलब कुछ नहीं होता है, आपका जो फैमिली ट्री होता है उसको हम पेडिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब उस फैमिली ट्री में कौन किसके साथ शादी किया, किसका कौन सा बच्चा हुआ, उसमें से किसको वो डिजीज था, किसको डिजीज नहीं था, है ना, कौन लड़का है लड़की है, ये आपका फैमिली ट्री का हिस्ट्री बताता है। अब इस पे स्टडी करके हम फिर जानते हैं कि ये जो डिजीज है वो डिजीज कैसा है ना। डिजीज है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड, है ना। सबसे पहले हम क्या बोले आपको, दो वर्ड बोले, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड। ठीक है, नाम से ही आप समझ रहे, ऑटोसोमल डिजीज कैसा होगा, ऑटोसोमल वो डिजीज होगा जो कि आपके ऑटोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा, जो कि आपके ऑटोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। ऑटोसोम्स क्या होता है, जो आपका मेल फीमेल में जो क्रोमोसोम सेम रहते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक, सेक्स लिंक कौन से वाले होंगे, सेक्स लिंक वो डिजीजेस होंगे जो कि आपके एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, जो आपके एक्स क्रोमोसोम, याद रखना वाई हम जनरली नहीं लेते, जनरली एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होंगे या वाई के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सेक्स लिंक बोलते हैं तो हम जनरली मीन करते हैं कि वो एक्स लिंक होगा।
है ना, जनरल की बात, जनरली हम मीन करते हैं कि वो एक्स लिंक्ड, ठीक है। ये होता है ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। अब इसके बाद ये जो ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये फिर दो तरह का हो सकता है ना, दोनों। एक हो सकता है डोमिनेंट, दूसरा हो सकता है रिसेसिव, ठीक है। तो कोई भी डिजीज अगर किसी के फैमिली में एंड अप रन कर रहा है, किसी के फैमिली ट्री में, किसी की पेडिग्री में, तो वो कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसको पता करने के लिए हम पेडिग्री, उसके फैमिली ट्री का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। दिस इज पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस जब हम किसी का फैमिली ट्री बनाते हैं तो हम कौन कौन सा साइंस यूज करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उन साइंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे स्क्वायर हुआ मतलब दिस इज अ मेल, ठीक है। सर्कल को हम फीमेल डिनोट करते हैं। और अगर ऐसा फैमिली ट्री है जिसमें हम उसका किसी का सेक्स नहीं जानते, हम बस जानते हैं कि उसका कोई ऑफस्प्रिंग था, तो हम उसको अनस्पेसिफाइड सेक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। इतना हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई अफेक्टेड, हम मान लेते हैं कि ये जो फीमेल है, किसी जनरेशन की कोई एक फीमेल है, वो किसी डिजीज से अफेक्टेड है ना, मतलब उसमें वो डिजीज मेरे को दिख रहा है। तो कभी भी कोई डिजीज अगर अफेक्टेड होगा तो हम इसको शेड करेंगे, है ना। इफ दिस इज शेडेड इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, है ना। इफ इट इज शेडेड इट मीन्स दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो डिजीज मेरे को दिख रहा है ना। फिनोटाइप में हमको दिख रहा है, अगर ऐसे शेड किया मतलब हमको फिनोटाइप में दिख रहा है ना, दिस इज अफेक्टेड, है ना। और ये जो हमने लिखी क्या हो गया, अनअफेक्टेड, है ना। अगर शेडेड नहीं है मतलब अनअफेक्टेड, ठीक। इसके बाद एक और आता है कैरियर, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। कैरियर समझते हैं क्या होता है? हम मान लीजिए अगर पी प्लांट की बात करें, ठीक है, हम मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल लेते हैं हम पी प्लांट की। तो पी प्लांट में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऐसा था, हम मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल टी है ना, ड्वार्फनेस के बजाय किसी डिजीज का है ना, ये प्रॉपर प्लांट होगा, ये डिजीज प्लांट होगा, हम मान लेते हैं, ठीक। तो अब हम सोचते हैं कि ये जो डिजीज है, कोई भी जो डिजीज है, दैट डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव, है ना, मतलब ऑटोसोम्स के साथ है और रेसेसिव मैनर में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो आप सोचिए जब कैपिटल टी होगा तो ये इंडिविजुअल एकदम हेल्दी होगा, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ गया, ठीक। तो अब हम बोले कि डिजीज कैसा है, रेसेसिव है, मतलब रेसेसिव वाला अगर डिजीज है, रेसेसिव एलील अगर डिजीज को एक्सप्रेस कर रहा है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी दिखने में मेरे को बिल्कुल हेल्दी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल टी हुआ तब क्या होगा, दिस पर्टिकुलर प्लांट विल बी डिसीज्ड, ठीक है। जो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, हम बस एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ठीक। अब देखिए हम मान लेते हैं इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये सिंपल ऐसे डिनोट हो जाएगा, हेल्दी, ठीक है। ये भी हेल्दी है, ये भी ऐसे डिनोट हो जाएगा। और डिजीज वाला कैसे डिनोट हो जाएगा, डिजीज वाला ऐसे डिनोट हो जाएगा, ठीक। कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको कैरियर की बात कर देता है ना। कैरियर मतलब क्या, ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये दिखने में फिनोटाइप इसका एकदम नॉर्मल है ना, ये हेल्दी है, ये डिजीज नहीं है, लेकिन ये एक अलील डिजीज वाला कैरी कर रहा है ना। ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी को कैरी कर रहा है, अपने आप डिजीज नहीं है लेकिन एक अलील डिजीज वाला कैरी कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कैरियर कहते हैं,
ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कैरियर कहते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मल डिनोशन इसका ऐसे ही होगा क्योंकि फिनोटाइप में मेरे को डिजीज दिख नहीं रहा है। कई बार कहीं कहीं पे क्या करता है, कैरियर को ऐसे शो करता है ना, मतलब कि ये जो साइन होता है ये कैरियर का होता है। ठीक है, कैरियर को कई बार नॉर्मली ऐसे भी डिनोट कर देता है, लेकिन अगर कैरियर को कहीं पे स्पेसिफिकली उसको शो करना हुआ कि कैरियर है तो कई बार उसको ऐसे भी डिनोट कर देता है ना। एनसीईआरटी में आपका ये नोटेशन यूज है तो जनरली आपके क्वेश्चन में नहीं आता है ऐसे, लेकिन अगर आ जाए तो समझ जाना है कि ये मेरा हेट्रोजाइगस कंडीशन कैरियर को डिनोट कर रहा है ना। और कैरियर आपको सिर्फ कब मिलेगा, सिर्फ रेसेसिव में ही मिलेगा कैरियर। क्यों, हम मान लेते हैं अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता, अगर ये जो डिजीज की हम बात कर रहे हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो क्या ये प्लांट यहाँ हेल्दी होता, ये प्लांट यहाँ हेल्दी नहीं होता, ये प्लांट यहाँ कैसा हो जाता, डिजीज हो जाता, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो हम इसको फिर कैसे डिनोट करते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना कैरियर जो मैनिफेस्टेशन होता है वो सिर्फ आपका रेसेसिव डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है ना। तो कैरियर को कभी डिनोट करना हुआ तो कैसे डिनोट करता है, हाँ, है ना, हाँ, चलो ठीक है, आगे अब अगर किसी दो इंसान का शादी हुआ, शादी किसका होता है ना, जनरली शादी और जो बच्चा होगा है ना वो आपका मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। तो मेटिंग को हम ऐसे भी बोलते हैं, है ना, शादी होने को या मेटिंग होने को, एक्चुअली मेटिंग होने को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। दिस इज मेटिंग। मेट होगा तो जो आपका ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम ऐसे बोलते हैं, है ना, इसका फैमिली ट्री से निकल के आपका ये आता चला जाएगा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स आपके होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग्स आपके होते हैं इसमें याद रखना हम इसको लाइन से दिखाते हैं ना, ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट, है ना। अगर हम सबसे पहले एक गर्ल दिखा रहे हैं मतलब कि जो फर्स्ट चाइल्ड जो होगी दैट विल बी अ डॉटर, जो सेकेंड चाइल्ड होगा दैट विल बी अ सन। हम मान लेते हैं कि जो थर्ड चाइल्ड हुआ उसका सेक्स मेरे को अनस्पेसिफाइड है, या अगर बॉय हुआ तो वो ऐसा हो गया, अगर बॉय हुआ तो वो ऐसा हो गया, ठीक। ये ऑफस्प्रिंग है ना, ठीक है। अब अगर किसी दो रिलेटिव के ही बीच में अगर शादी हुई तो अगर मान लेते हैं कि ये दोनों बच्चे हैं ना, दीज आर रिलेटेड, अगर रिलेटेड सिबलिंग्स के बीच में शादी हुई तो या मेटिंग हुई तो हम उसको ऐसे करेंगे, है ना, बाय डबल लाइन। तो ये क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, है ना। रिलेटिव्स को ऐसे शो क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब ऐसे शो करते हैं मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं वो जीन हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही फैमिली ट्री से डिसेंड किए हैं। सिंगल लाइन देने का क्या मतलब है, अगर हम मानते हैं ये किसी फैमिली ट्री से डिसेंड कर रहा है तो ये वाला बाहर का होगा, है ना, मतलब इसमें वो डिजीज नहीं होगा, हम ये सोच के चलते हैं। और अगर रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुई तो हम ये सोच के चलते हैं कि शायद इन दोनों के पास वो कोई भी जो डिजीज जीन है वो हो सकता है, ठीक है। दिस इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, है ना। और इसके बाद अगर इनका प्रोजेनी हुआ फिर हम इसको इस तरीके से, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट साइंस, है ना। और अगर एक और क्या हो सकता है कि अगर जैसे आपका मान लेते हैं लाइन से, है ना, 5 लड़कियां हुई या 4 लड़कियां हुई और फिर 5वां वाला आपका बेटा हुआ, ठीक। तब हम, और ये चारों के चारों जो है अनएफेक्टेड, तो इतना बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे, है ना, यहाँ पे 4 लिख दिया मेरी, यहाँ पे 4 लिख दिया मतलब क्या, 4 बेटियां हैं और चारों की चारों लाइन से क्या है, अनअफेक्टेड, है ना।
तो अगर ऐसे लिख दे मतलब लाइन से जो 4 है वो चारों के चारों अनअफेक्टेड है। ये आपका डिफरेंट तरीके का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है पेडिग्री एनालिसिस में। बहुत जगह पे और भी बहुत बहुत दिया रहता है, बिल्कुल पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे आपका पेडिग्री एनालिसिस का साइंस हम खत्म करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं मेरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के साथ। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, है ना। पहला हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीजेस, जिसमें आपका 3-4 डिजीज आता है ना, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बाद कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो गया, उसके बाद ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव में आप पढ़ेंगे ये सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, फिनाइल एक और आपका एनसीईआरटी में डिजीज केवल मेंशन्ड है। देखो पेज नंबर 88 फिगर 5.14 है ना। इसमें देखो जो फर्स्ट वाला ए दिया है ना, नीचे जो जहाँ लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम का, वहां देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्या दिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो एक बार याद रखना आप, ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये सारा डिजीजेस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको याद रखने का है ना। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाला, दैट इज हीमोफीलिया, है ना। दैट इज हीमोफीलिया या सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताए थे सेक्स लिंक्ड अगर कह रहा है मतलब जनरली क्या होगा, सेक्स लिंक्ड अगर कह रहा है मतलब जनरली दैट विल बी एक्स, है ना। तो हीमोफीलिया अगर आपसे पूछेगा कोई कि क्या होता है, तो हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया आपका एक फैक्टर होता है ना। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, आप पढ़े हैं क्लास 11th में, है ना। तो एक उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी।
तो क्या बता रहे थे, हाँ ये जो हीमोफीलिया होता है, आपको बता रहे थे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है दैट इज फैक्टर 8, है ना, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, है ना। 8 फैक्टर जो होता है दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, और एक जीन जो जीन इसको कोड करता है वो जीन में आपका म्यूटेशन होता है ना। इस जीन में आपका जो जीन इस वाले फैक्टर को कोड करता है उस जीन में आपका म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से आपका ये फैक्टर नहीं बन पाता है ना। तब क्या होता है आप सोचिए, अब आपको याद है जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स थे सारे के सारे कैस्केड में काम करते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, याद है, मतलब क्या, एक एक्टिवेट होगा वो जाके दूसरे को एक्टिवेट करेगा, वो जाके तीसरा को एक्टिवेट करेगा, वो जाके चौथा को एक्टिवेट करेगा, और फिर फाइनली जाकर के आपका क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ अब इस कैस्केड ऑफ रिएक्शन में हर एक क्लॉटिंग फैक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। कोई भी एक मिसिंग हो तो उस वाले स्टेप से आगे आपका क्लॉटिंग का प्रोसेस बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, खून आपका अगर कट गया कहीं तो बहता ही चला जाएगा। तो ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है ये आपका बंद हो जाता है बनना। इसके वजह से क्या होता है, किसी भी इंसान को अगर कट आया तो उसका ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, है ना, एंड इट इज अ फेटल कंडीशन। फेटल मतलब जानलेवा कंडीशन होता है ना। ऐसे इंसान में हम क्या करते हैं, बाहर से सिंथेसाइज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डालते हैं, है ना, तब जाकर के उसका ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड को है हीमोफीलिया, है ना, एंड उसके नोज से एक बार ब्लीडिंग होने लग गई, इट डिड नॉट स्टॉप फॉर 3 to 4 days, है ना। उसके बाद फाइनली जाकर के बार बार उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दिया गया, तब जाकर के उसका ब्लीडिंग हुआ, है ना। तो ऐसे पर्सन से ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप एंड दैट इज फेटल, खून बहते रहेगा तो बहते रहेगा। ठीक है, अब ये एक्स लिंक्ड होने के कारण क्या होता है ध्यान से समझना। ठीक है, ये तो हम हीमोफीलिया के बारे में जान गए। अगर कोई फीमेल है ना, तो फीमेल में 3 कंडीशन हो सकता है। हम पहले फीमेल का एक्स क्रोमोसोम कितना रहता है, 2 एक्स क्रोमोसोम रहता है। तो फीमेल में हीमोफीलिया के रेस्पेक्ट में 3 तरह का केस हो सकता है। एक हो सकता है उसके पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि वो कैरियर हो किसकी, हीमोफीलिया, है ना, कैरियर हो हीमोफीलिया। कहने का क्या मतलब है कि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। अच्छा याद रखना, जब भी हम एक्स लिंक डिजीजेस दिखाते हैं तो ऐसे तो हमको जीन्स को अलील से रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। हीमोफीलिया वाला जीन को हमको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और मतलब नॉन हीमोफीलिया वाला नॉर्मल जीन को हमको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और ऐसे को हमको स्मॉल से करना चाहिए, है ना। अच्छा हीमोफीलिया उसके पहले दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव था, ठीक है, बताए तो, है ना। तो रेसेसिव है इसलिए डोमिनेंट जो नॉर्मल जीन होगा हमको उसको एच से कैपिटल एच से करना चाहिए था, और जो रेसेसिव है उसको स्मॉल एच से करना चाहिए था। पर हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हम इसको एक्स के ऊपर शो करते हैं ये दिखाने के लिए कि दिस इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, है ना। ये जो डिजीज है इससे सेक्स लिंक, तो कहीं पे भी एक्स लिंक्ड डिजीज अगर आपका आएगा तो आप उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम लिखे मतलब ये नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर स्मॉल एच लगाए मतलब क्या, दिस इज द अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। किस पैनल में अफेक्टेड है, इसके पास हीमोफीलिया का अफेक्टेड वाला जीन है, ऐसा हीमोफीलिया वाला जीन है, ऐसा जीन है, ये वाला जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है को प्रोड्यूस करता था उसमें म्यूटेशन हो गया, ये वाला जीन अब इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये तो फीमेल जो है दिस विल बी परफेक्टली नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फीमेल होगी। ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल होगी तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। अगर ये ऐसे है, अब देखो ये रिसेसिव डिजीज है, एक भी अगर नॉर्मल जीन है, एक भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो हमको उसमें हीमोफीलिया का कैरेक्टर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता है। तो अगर एक क्रोमोसोम भी फंक्शनल वाला क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है तो इस फीमेल में हीमोफीलिया मैनिफेस्ट नहीं करेगा, ऐसी फीमेल नॉर्मल,
नॉर्मल रहेगी पर क्या रहेगी, कैरियर। ये अपना जीन नेक्स्ट जनरेशन में जरूर पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर कहीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस रहा तो इसको कहीं पर डिनोट ऐसे भी हो सकता है, ठीक। एक और कंडीशन दूसरा क्या रहा, किसी फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया बल से अफेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर के ये फीमेल डिजीज है ना, तभी जाकर के ये फीमेल डिजीज रहेगी। और हम इसको ऐसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल की, है ना, हम बात करते हैं मेल की। चलो मेल की बात, मेल की जब बात करते हैं, मेल का सेक्स कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, है ना, मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल का सिर्फ दो ही, जैसे यहाँ पे जीनोटाइप कितना पॉसिबल हुआ, 3 हुआ, मेल के पास सिर्फ 2 ही जीनोटाइप पॉसिबल है ना, एक XY एक XHY, है ना, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो दूसरा ही है, वो कैसे हीमोफीलिया से अफेक्ट होगा। तो अगर मेल के पास जो इकलौता एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है तो मेल विल बी नॉर्मल, ठीक। और इसमें क्या होगा आपका नॉर्मल, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वही इकलौता एक्स क्रोमोसोम आपका हीमोफिलिक है तो एक ही एक्स क्रोमोसोम भी हीमोफिलिक होगा, लेकिन मेल विल बी, है ना, मेल विल बी हीमोफिलिक, ठीक है। तो आप याद रखना, कोई भी सेक्स लिंक, कोई भी, सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे, हीमोफीलिया की बात नहीं कर रहे, कोई भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होगा तो फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड चाहिए, लेकिन मेल को अफेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम काफी है ना। कोई भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज में फीमेल को अफेक्ट होने के लिए दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम को अफेक्टेड होना जरूरी है, लेकिन मेल में किसी भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज के लिए सिर्फ एक ही क्रोमोसोम भी अफेक्टेड हुआ तो वो डिजीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना। ये जो हीमोफीलिया था ये क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में रन करता था, और ऐसा जो एक्स लिंक डिजीज होता है ये फीमेल्स में हमको बहुत कम दिखता है। क्यों बहुत कम दिखता है? क्योंकि फीमेल को डिजीज होने के लिए दोनों एग चाहिए, एक होगा तो वो हमको नॉर्मल ही दिखेगी, लेकिन मेल को सिर्फ एक ही डिजीज मिल गया तो भी वो अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो किसका अफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है? मेल का अफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक भी अफेक्ट हो गया तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन फीमेल में दोनों को अफेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो जितना भी एक्स लिंक डिजीजेस होता है फीमेल्स वहां पे कंपैरेटिवली सेफ होती है देन मेल्स, ठीक है। इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, सेम टू सेम कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड होता है ना। तो ज्यादा जो प्रोपोर्शन में जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो मेल्स होते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना, कलर ब्लाइंडनेस आपका सिर्फ 0.4% ऑफ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन 8% ऑफ मेल में प्रेजेंट होता है। अगर आपके चैप्टर के बीच में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपका दिया हुआ है ना। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में